हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका केम कोर्स के इस यूट्यूब चैनल में। और आज हमारा होने वाला है केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर नंबर 9। और इस लेक्चर में आज हम पढ़ने वाले हैं हाइब्रिडाइजेशंस क्या होता है और हाइब्रिडाइजेशंस के लिए हमें क्या क्या जरूरी बातें याद रखनी है उनकी बात करेंगे, और टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन हम यहाँ पे पढ़ेंगे। इससे पहले हमने जो लास्ट लेक्चर पढ़ा था, लेक्चर नंबर 8, उसके एंडिंग में मैंने आपको बताया था कि हाइब्रिडाइजेशंस क्या होता है, हाइब्रिड क्या होते हैं, कि जब आप किसी भी दो चीज को मिलाते हैं और उन दोनों चीजों के मिलने से जो नई चीज बनती है या जो नई चीज आती है उसे हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिड। और इस पूरी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, इस पूरी प्रक्रिया को हम हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। यानी कि हाइब्रिडाइजेशन में भी हम कुछ ऐसा ही करने वाले हैं कि किन्हीं भी दो चीजों को नहीं मिलाएंगे हम, जिसको भी हम मिलाएंगे अभी बात करेंगे कि किसको हम मर्ज कर रहे हैं, किसको हम जोड़ रहे हैं। तो उन चीजों को हम मिलाएंगे और उनसे कुछ नई चीजें बनाएंगे। यानी कि आप इस तरह से समझ लीजिए इसको कि हमने कोई भी दो कंपाउंड लिए और उन दो कंपाउंड को हमने मिक्स किया और उससे एक नया तीसरा कंपाउंड बना दिया। तो जो तीसरा नया कंपाउंड बना उसे हम बोलते हैं हाइब्रिड। और ये जो दो कंपाउंड हमने मिलाए और तीसरा जो कंपाउंड फॉर्म किया है, तीसरा जो कंपाउंड बना है, इस पूरी प्रक्रिया को हम हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। इस तरह से समझ लिया। अब हम किस चीज को मर्ज करते हैं यहाँ पे और क्या चीज हम नई फॉर्म करते हैं या हम क्या नया हाइब्रिड बनाते हैं, तो उसकी हम बात कर लेते हैं यहाँ पे। इससे पहले हमने जब आपको वीबीटी बताया था, तो वीबीटी में हमने क्या किया था कि ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग कराई थी। और कैसे ऑर्बिटल्स थे, वो हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स थे। ये हमें वीबीटी बताती है कि हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं और उन दोनों में इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है और उन इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा था। लेकिन वीबीटी के कुछ ड्रॉबैक्स आए, वीबीटी कुछ चीजें हमें नहीं समझा पाई। वीबीटी ने हमें वैलेंसी भी बताई थी कि कोई भी एटम्स की वैलेंसी कितनी हो सकती है, तो उसमें जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे या जितने भी हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स रहेंगे वो उसकी वैलेंसी रहेगी। ये हमें वीबीटी ने बताई थी। यानी कि वीबीटी के अनुसार हमें, मान लो एक एग्जांपल से हम समझ लेते हैं, यहाँ पे आपको रिवाइज हो जाएगा। एग्जांपल के लिए हम ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं। तो इस ऑक्सीजन का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो 1s2 2s2 2p4 ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा वो 8 होता है। यानी कि p में दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी कि वीबीटी के अनुसार जो ऑक्सीजन रहेगा उसकी वैलेंसी क्या होनी चाहिए, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होनी चाहिए। तो ठीक है, ये तो ऑक्सीजन के एटम में तो वैलिड होती है। लेकिन अगर हम बात करें बेरिलियम की, Be की, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 4, या हम बात करें बोरॉन की जिसका एटॉमिक नंबर होता है 5, या हम बात करें कार्बन की, तो वीबीटी के अनुसार बेरिलियम का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें और उसकी वैलेंसी देखें वीबीटी के अनुसार, तो क्या होगी, तो 1s2 और 2s2, 4 इसमें इलेक्ट्रॉन्स है तो 4 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। यानी कि बेरिलियम में तो एक भी हाफ फील्ड ऑर्बिटल नहीं है, बेरिलियम में तो एक भी हाफ फील्ड ऑर्बिटल नहीं है। तो वीबीटी के अनुसार तो बेरिलियम बॉन्ड फॉर्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि वीबीटी के लिए तो जो कंपलसरी होता है, क्या कंपलसरी होता है बॉन्ड फॉर्मेशंस के लिए, कि वीबीटी के अनुसार तो हाफ फील्ड ऑर्बिटल होना ही चाहिए एटम्स के अंदर, तभी वो बॉन्ड फॉर्म कर पाएगा। लेकिन यहाँ पे बेरिलियम में तो एक भी हाफ फील्ड ऑर्बिटल नहीं है, तो वीबीटी के अनुसार बेरिलियम बॉन्ड फॉर्म नहीं कर सकता। लेकिन बेरिलियम बॉन्ड फॉर्म करता है और मॉलिक्यूल भी फॉर्म करता है। हमने बेरिलियम के मॉलिक्यूल्स भी देखे हैं, हमने BeCl2 देखा है, हमने BeH2 का नाम सुना है। यानी कि बेरिलियम तो बॉन्ड फॉर्म करता है। तो यहाँ पे तो वीबीटी आपकी फेल हो गई। और अगर हम बात करें यहाँ पे बोरॉन की, अगर हम बात करें बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखे 1s2 2s2 2p1, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 2p1, यानी कि p में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ये यहाँ पे 2p1। वीबीटी के अनुसार तो बोरॉन्स की जो वैलेंसी होनी चाहिए वो सिंगल वैलेंट होना चाहिए या मोनोवैलेंट होना चाहिए बोरॉन। लेकिन बोरॉन का जो एटम होता है वो जो जब बॉन्ड फॉर्म करता है तो वो ट्राइवेलेंट होता है। BF3 का मॉलिक्यूल से आपने नाम सुना होगा, BF3 बनाता है। यानी कि वीबीटी के अनुसार जो बोरॉन्स की वैलेंसी 1 आनी चाहिए थी वो वैलेंसी यहाँ पे 3 शो कर रहा है। तो ये भी हमें वीबीटी नहीं समझा पाई थी कि बोरॉन्स वैलेंसी जो है वो 3 क्यों शो कर रहा है। कार्बन की अगर हम बात कर ले, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे लिख लेते हैं हम। कार्बन 6 होता है, 1s2 2s2 2p2, यानी कि p में दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या p में दो हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स। तो p जो कार्बन से रहता है इसकी वैलेंसी 2 होनी चाहिए वीबीटी के अनुसार। लेकिन कार्बन तो CH4 बनाता है, यानी कार्बन की वैलेंसी यहाँ पे 4 शो हो रही है।
तो वीबीटी के अनुसार वैलेंसी 2 आ रही थी, लेकिन एक्चुअल वैलेंसी 4 आ रही है कार्बन की। तो ये सारी जो बातें थी ये वीबीटी नहीं बता पाई थी, वीबीटी हमें एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, इसलिए हमें एक नए फिनोमिना या एक नई प्रक्रिया या एक नए घटनाक्रम से इंट्रोड्यूस करवाया गया, और उस घटनाक्रम का नाम है हाइब्रिडाइजेशन। अब हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, तो हाइब्रिडाइजेशन में हमें साइंटिस्ट ने बताया, पाउलिंग ने जनरली इसे इंट्रोड्यूस किया था। हाइब्रिडाइजेशन को किसने इंट्रोड्यूस किया था, पाउलिंग ने किया था। तो हाइब्रिडाइजेशन में पाउलिंग ने बताया कि जब भी कोई दो एटम बॉन्ड फॉर्म करेंगे और वो एक दूसरे के क्लोज आएंगे या एक दूसरे के नजदीक आएंगे, तो उन एटम्स में, ध्यान से सुनना अब बात आप कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, तो उन एटम्स में, अलग अलग एटम्स, जब बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं हुआ उसके पहले की बात है कि वो एटम्स एक दूसरे के क्लोज आ रहे हैं, यानी कि बॉन्ड फॉर्मेशन के जस्ट पहले हाइब्रिडाइजेशन होता है। बॉन्ड फॉर्मेशन के जस्ट पहले हाइब्रिडाइजेशन होता है। और हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा, मान लो कोई भी दो एटम है, मान लो एक कार्बन है और एक हाइड्रोजन है, ये अभी बॉन्ड फॉर्म, इनमें ये बॉन्ड नहीं बना है, ये बॉन्ड नहीं बना है, इसके पहले इनमें क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन होगा। और हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा कि जो कार्बन्स के जो ऑर्बिटल्स रहेंगे, कार्बन्स के जो ऑर्बिटल्स रहेंगे, सारे ऑर्बिटल्स नहीं, कार्बन्स के जो ऑर्बिटल्स रहेंगे, और कौन से ऑर्बिटल्स, जिनकी एनर्जी सेम रहेगी, सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल, सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स आपस में मर्ज हो जाएंगे, आपस में मिल जाएंगे। सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स कौन कौन से हो जाएंगे कार्बन में, तो सेम एनर्जी वाले फर्स्ट और सेकंड शेल की एनर्जी डिफरेंट रहती है, एनर्जी में डिफरेंस है, और जो सेकंड शेल के जो ऑर्बिटल्स रहेंगे उनकी एनर्जी ऑलमोस्ट सेम एनर्जी रहेगी। ऑलमोस्ट सेम एनर्जी लिखिए, इसे ज्यादा सही रहेगा। ऑलमोस्ट सेम एनर्जी वाले जो ऑर्बिटल्स रहेंगे वो आपस में मर्ज कर जाएंगे, यानी कि एनर्जी में अगर डिफरेंस भी रहता है ऑर्बिटल की तो बहुत शॉर्ट डिफरेंस होना चाहिए, बहुत ज्यादा एनर्जी गैप नहीं होने चाहिए। तो 2s और 2p में बहुत ज्यादा एनर्जी गैप नहीं है, क्योंकि एक ही शेल के हैं, एक ही शेल के ऑर्बिटल्स हैं, और ये एक शेल के ऑर्बिटल्स क्या करेंगे, आपस में मर्ज होंगे। यानी कि एक तो आपका 2s का ऑर्बिटल, क्योंकि s में एक ही ऑर्बिटल होते हैं, और 3 ऑर्बिटल 2p के, 3 ऑर्बिटल 2p के, ये 2s और 2p के 3 ऑर्बिटल, ये ऑर्बिटल मर्ज करेंगे और इतनी ही संख्या में नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे। अब 4 ऑर्बिटल ने मर्ज किया, एक s का, 3 p के, और 4 ऑर्बिटल नए बना लेंगे। अब ये 4 ऑर्बिटल बन गए। अब इन ऑर्बिटलों को हम क्या कहेंगे, ये यहाँ पे शायद शो नहीं हो रहा होगा, इन ऑर्बिटलों को कहेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए। और इन ऑर्बिटलों के अब नाम क्या होंगे, तो इनके नाम होंगे, ये s एक आया और p आए, तो इनका नाम होगा sp, 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 sp। यानी कि ये जो ऑर्बिटल्स रहेंगे, ये ऑर्बिटल्स क्या कहलाएंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहलाएंगे। और जितने ऑर्बिटल मर्ज हुए हैं, जितने ऑर्बिटल ने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट किया है, उतने ही नए ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगे, उतनी ही संख्या में नए ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगे। और ये जो एनर्जी गैप था, जो माइनर सा एनर्जी गैप था, बहुत थोड़ा सा जो एनर्जी गैप था, अब वो एनर्जी गैप नहीं रहेगा। यानी कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल जो फॉर्म हुए हैं हाइब्रिडाइजेशन के बाद, उन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की एनर्जी इक्वल रहती है, पूरी तरह से उनकी एनर्जी सेम रहती है, उनके जो स्ट्रक्चर रहते हैं वो भी पूरी तरह से सेम रहते हैं। अब हम s और p का जो है हाइब्रिडाइजेशन हुआ, इनमें स्ट्रक्चर किस तरह से आते हैं उसकी भी हम बात कर लेते हैं। तो मान लो एक s ऑर्बिटल है, एक s ऑर्बिटल है और एक p ऑर्बिटल यहाँ पे मर्ज कर रहा है। एक p ऑर्बिटल, s ऑर्बिटल्स का शेप कैसा रहता है, स्फेरिकल रहता है, और p ऑर्बिटल्स हमको पता है कैसा रहता है, डम्बल शेप रहता है। और जब इन दोनों के हाइब्रिडाइजेशन से जो ऑर्बिटल फॉर्म होगा, उस ऑर्बिटल्स का, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का शेप कैसा रहेगा, तो वो आप देखिए। हाइब्रिड ऑर्बिटल अब आपका कुछ इस तरह से दिखेगा, एक लोब जो रहेगी वो छोटी रहेगी और एक लोब इसकी बड़ी रहेगी, और जो छोटी लोब रहेगी वो नेगेटिव रहेगी और जो बड़ी लोब रहेगी वो पॉजिटिव लोब रहेगी। अब एक तो आपका स्फेरिकल शेप था, एक डंबल शेप था, और जो बना ये भी लगभग डंबल शेप है। ऐसा क्यों हुआ, ये स्फेरिकल भी तो बन सकता था, स्फेरिकल ये क्यों नहीं बना, तो इसका रीजन ये होता है कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है उसका जो स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है उसमें जो डोमिनेट करेगा
उसमें किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स डोमिनेट करेगी, तो उसमें उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स डोमिनेट करेगी जिसमें डायरेक्शनल नेचर हो, जिसमें डायरेक्शनल नेचर हो। एस में तो कोई डायरेक्शनल नेचर नहीं होता, ये हमने आपको लास्ट लेक्चर में भी पढ़ाया था, वीबीटी जब पढ़ाई थी कि जो स्फेरिकल शेप होता है उसमें डायरेक्शनल नेचर नहीं होता, पी जो होता है उसमें डायरेक्शनल नेचर होता है। तो यहाँ पे जो हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म हुआ है, हाइब्रिड ऑर्बिटल जो फॉर्म हुआ है, इस हाइब्रिड ऑर्बिटल में किसका कैरेक्टर डोमिनेट करेगा या किसका कैरेक्टर आएगा, तो उसका कैरेक्टर आएगा जिसमें डायरेक्शनल नेचर होता है। ये पॉइंट भी है, अभी हाइब्रिडाइजेशन के कुछ पॉइंट भी है, साथ में पॉइंट भी कवर होते जा रहे हैं आपको। तो ये हाइब्रिडाइजेशन कुछ इस तरह से होता है। नॉर्मली अभी आपको हाइब्रिडाइजेशन समझ में आया कि कोई भी जब दो एटम्स के बीच में बॉन्ड फॉर्म होगा तो बॉन्ड फॉर्म होने के जस्ट पहले उन एटम्स के वो ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी ऑलमोस्ट सेम एनर्जी होती है, ऑलमोस्ट सेम एनर्जी। अब जो आपने कार्बन से लिया उसके सारे ऑर्बिटल्स को तो पार्टिसिपेट नहीं किया हाइब्रिडाइजेशन में। हाइब्रिडाइजेशन में कभी भी सारे ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन में सिर्फ वो ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगे जिनकी एनर्जी ऑलमोस्ट सेम हो। अब आपके मन में यहाँ पे एक सवाल आ रहा होगा कि हाइब्रिडाइजेशन में जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो आप देख रहे हो यहाँ पे कि वैलेंस शेल के जो ऑर्बिटल्स थे, वैलेंस शेल के जो ऑर्बिटल्स थे वही पार्टिसिपेट किए। तो क्या हाइब्रिडाइजेशन में सिर्फ वैलेंस शेल यानी कि सिर्फ आखिरी शेल के ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे? नहीं, ऐसा भी नहीं होता। वे ऑर्बिटल्स भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन में जो वैलेंस शेल के नहीं हो। यानी कि अगर मान लो आपका एटम्स हैं, ये इसकी पहली सेल, ये इसकी दूसरी सेल, ये इसकी तीसरी सेल, मान लो कोई सा भी एटम है आपका, तो हाइब्रिडाइजेशंस में जो तीसरी सेल है उसके ऑर्बिटल्स भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं और जो सेल नंबर सेकंड है उसके ऑर्बिटल्स भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बाकी बस शर्त वो कौन सी फॉलो करना चाहिए, वो शर्त ये फॉलो करना चाहिए कि उनकी जो एनर्जी रहेगी वो ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए। अब अपन कुछ बात कर लेते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन के कुछ पॉइंट है, इसमें से कुछ पॉइंट तो मैंने आपको अभी डिस्कस करवा दिए लेकिन उनको हम डबल भी पढ़ लेंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन के कुछ पॉइंट है जिन्हें हम बोलते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन के रूल, तो उनकी बात कर लेते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन के क्या रूल है, इसे थोड़ा सा रफ कर लेते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिएगा रूल्स हो फॉर हाइब्रिडाइजेशन, रूल्स फॉर हाइब्रिडाइजेशन। अब हाइब्रिडाइजेशंस के क्या क्या रूल्स होते हैं कि हाइब्रिडाइजेशंस के लिए हमें कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी चाहिए या हाइब्रिडाइजेशन में कौन कौन सी बातें हमें याद होनी चाहिए। तो पहली बात तो यही याद होनी चाहिए हाइब्रिडाइजेशंस में कि हाइब्रिडाइजेशन जो हो रहा है एटम्स के अंदर होता है। हाइब्रिडाइजेशन हमेशा दो अलग अलग एटम में नहीं होता। हाइब्रिडाइजेशन जो हो रहा है और जो ऑर्बिटल्स, जिसमें ये बैकग्राउंड साउंड को आप इग्नोर कीजिएगा, बहुत आवाज आती रहती है। तो चलिए अपन तो अपनी बात करते हैं कि जो हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, इस हाइब्रिडाइजेशन में जो ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं यानी कि जो ऑर्बिटल्स मर्ज हो रहे हैं, वो ऑर्बिटल सेम एटम से प्रेफर करने चाहिए, वो ऑर्बिटल सेम एटम के होने चाहिए, सेम एटम से आने चाहिए। ऑर्बिटल सेम एटम के ऑर्बिटल ही हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। एंड दूसरी चीज क्या कि उनकी जो एनर्जी रहती है, एनर्जी कैसी रहनी चाहिए, ऑलमोस्ट सेम एनर्जी के साथ वो रहने चाहिए, सेम एनर्जी के साथ रहने चाहिए। यानी कि कहने का मतलब ये कि मान लो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड फॉर्म होना है तो हाइब्रिडाइजेशन कभी भी कार्बन और हाइड्रोजन के ऑर्बिटल्स के बीच में नहीं होगा। हमेशा हाइब्रिडाइजेशन जो कार्बन के ऑर्बिटल्स रहेंगे उनके बीच में हाइब्रिडाइजेशन होगा और नए ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगे, और इन नए ऑर्बिटल्स को हम क्या बोलते हैं, नए ऑर्बिटल्स को हम बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो हमेशा हाइब्रिडाइजेशन एटम्स के अंदर होगा, यानी कि एटम्स के जो ऑर्बिटल्स रहेंगे उनके अंदर होगा, और कौन से एटम्स के अंदर, जिनकी एनर्जी ऑलमोस्ट सेम रहती हो उनमें। दूसरी बात कौन सी इंपॉर्टेंट है हाइब्रिडाइजेशन के रूल में कि जो हाइब्रिडाइजेशन में जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो हमेशा ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं, ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हैं। यानी कि हाइब्रिडाइजेशन में कभी भी इलेक्ट्रॉनों का पार्टिसिपेशन नहीं होता, इलेक्ट्रॉन कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करते। हाइब्रिडाइजेशन हमेशा किन में होता है, तो हाइब्रिडाइजेशन हमेशा ऑर्बिटल में होता है। ऑर्बिटल हमेशा मर्ज करते हैं, ऑर्बिटल हमेशा हाइब्रिड होते हैं और हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होते हैं। कभी भी हाइब्रिडाइजेशन में इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करते।
अब तीसरा जो इसका रूल है या तीसरी जो बात है हाइब्रिडाइजेशन की, वो क्या है कि जो हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, ऑर्बिटल जो मर्ज कर रहे हैं, ये ऑर्बिटल्स जरूरी नहीं है कि हाफ फील्ड ही हो। जैसे वीबीटी में बताया था कि जो ओवरलैपिंग होती है वो सिर्फ हाफ फील्ड ऑर्बिटल में होती है, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन हाफ फील्ड में भी हो सकता है, फुली फील्ड में भी हो सकता है, या फुली वेकेंट ऑर्बिटल्स में भी हो सकता है। यानी कि हाइब्रिडाइजेशन जो है, हाइब्रिडाइजेशन हाफ फील्ड में भी हो सकता है, फुल फील्ड में भी हो सकता है, फुल फील्ड और फुली वेकेंट में भी हो सकता है। यानी कि ऑर्बिटल्स का पूरा भरा होना, आधा भरा होना या पूरा खाली होना हाइब्रिडाइजेशन को मैटर नहीं करता। हाइब्रिडाइजेशन की मेन शर्त क्या है कि सेम एटम के ऑर्बिटल्स होने चाहिए और ऑलमोस्ट सेम एनर्जी होनी चाहिए। उससे कोई लेना देना नहीं है कि ऑर्बिटल्स हाफ फील्ड है, फुल फील्ड है या वेकेंट है। तो अभी हम यहाँ पे जब हाइब्रिडाइजेशन के एग्जांपल देखेंगे तो वहां पे हम फुली वेकेंट ऑर्बिटल्स को भी पार्टिसिपेट करवाएंगे हाइब्रिडाइजेशन में। ठीक है, इसके बाद में जो अगला पॉइंट है इसमें या अगला रूल्स है वो क्या है कि हाइब्रिडाइजेशन जो हो रहा है उसमें जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बन रहा है, उसमें जो हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म हो रहा है, उस हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का जो स्ट्रक्चर रहेगा या जो उसका नेचर रहेगा वो किस पे डिपेंड करेगा? तो वो डिपेंड करेगा जो हाइब्रिडाइजेशन में जो दो ऑर्बिटल ने पार्टिसिपेट किया, ये मान लो एक एस ने और एक आपका पी, इसमें से एक पी आ रहा है, तो इस जो हाइब्रिड ऑर्बिटल जो फॉर्म हुआ है, इस हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का जो नेचर रहेगा, इसका जो शेप रहेगा वो किस पर निर्भर करेगा? तो वो उस ऑर्बिटल्स पर निर्भर करेगा जिसमें डायरेक्शनल नेचर हो, जिसमें डायरेक्शनल नेचर हो। यानी कि जो ये नया हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म हुआ है, इस हाइब्रिड ऑर्बिटल का जो कैरेक्टर रहेगा वो लगभग पी ऑर्बिटल्स के कैरेक्टर के समान रहने वाला है। तो यानी कि कैरेक्टर्स डोमिनेंट which orbital having डायरेक्शनल नेचर, डीएन लिख रहा हूं मैं इसे, डायरेक्शनल नेचर, यानी कि उन ऑर्बिटल्स का कैरेक्टर डोमिनेंट करेगा हाइब्रिड ऑर्बिटल पर जिनमें डायरेक्शनल नेचर रहता हो। इसके बाद में जो अगला रूल्स है वो आप क्या हो जाएगा कि जितने भी ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन में, जितने भी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं उतने ही नंबर में और ऑलमोस्ट उतनी ही एनर्जी के साथ में नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होंगे। यानी कि जितने ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगे, यानी कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल participate in hybridization form equal number of hybrid orbital। यानी कि जितने भी नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगे हाइब्रिडाइजेशन में उतनी ही संख्या में या उतने ही नंबर में हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होंगे। यानी कि अगर हाइब्रिडाइजेशन में 4 ऑर्बिटल्स ने पार्टिसिपेट किया तो 4 ही संख्या में नए हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होंगे। उसके बाद में एक और पॉइंट आप यहाँ पे लिखिए या एक और रूल्स यहाँ पे लिखिए कि जो हाइब्रिडाइजेशंस में जो ऑर्बिटल फॉर्म हुए, यानी कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये 4 जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बने हैं, ये जो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने हैं, अब 4 ही बने ऐसा जरूरी नहीं, कितने बन सकते हैं, तो 4 जो हाइब्रिड ऑर्बिटल आपके बने हैं, इन ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी रहेगी, इन ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी रहेगी वो इन चारों ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम एनर्जी रहेगी, इनकी एनर्जी में कोई भी डिफरेंस नहीं रहेगा। यानी कि नो एनर्जी डिफरेंस इन हाइब्रिड ऑर्बिटल यानी कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है उनकी एनर्जी में कोई भी डिफरेंस नहीं रहने वाला है। इसके बाद में इनका जो स्ट्रक्चर रहेगा या इनका जो नेचर रहेगा वो इक्विवेलेंट रहेगा। इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है कि ये पूरी तरह से एक दूसरे के समान
दिखेंगे। तो ये कुछ रूल्स है हाइब्रिडाइजेशंस के जो आपको ध्यान होने चाहिए, आपको याद होने चाहिए। अब हम बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशंस। अब यहाँ पे आप लोगों की थोड़ी सी शिकायत होती है मुझसे, कमेंट्स में भी आपकी शिकायत आती है कि मैं जब पढ़ाता हूँ तो मैं पूरे बोर्ड पे ऐसे लिख देता हूँ, आपको समझ नहीं आता। तो देखिए कि आपको ये ज़रूरी नहीं है कि मैंने बोर्ड पे क्या लिखा, आपको ये चीज़ आपके लिए ज़्यादा मायने रखती है कि मैंने जो आपको कहना चाह रहा हूँ, मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूँ, वो आपको समझ में आता है या नहीं। क्योंकि जो नोट्स रहते हैं, आप क्या नोट्स बनाओगे, या मुझे भी कमेंट में भी आता है कि आप नोट्स शेयर कर दीजिए, तो नोट्स में आप वही चीज़ पढ़ पाओगे जो मैं आपको बता रहा हूँ या जो मैंने लिखी हुई है। लेकिन अगर आप बुक से पढ़ोगे, आप कोई दूसरी अच्छी रेफरेंस बुक प्रेफर करोगे, या जो आपके कॉलेज में जो बुक चलती है वो आप प्रेफर करोगे, तो उसमें क्या रहता है कि बहुत सारा कंटेंट रहता है। और जब आप बहुत सारा कंटेंट पढ़ते हो तो बहुत सारी नई नई चीजें आपको मिलती जाती है। अब अगर मान लो मैं आपको नोट से शेयर करता हूं तो आपको ये 4-5 पॉइंट ही मिल पाएंगे, लेकिन जब आप बुक उठा के देखोगे तो हो सकता है इन पॉइंट से रिलेटेड आपको कुछ और नए पॉइंट्स मिल जाए, कुछ और चीजें आपको समझ में आ जाए। तो इसलिए मैं आपसे नोट्स शेयर नहीं करता, और नोट्स में खुद नहीं बना, मैं खुद ही डिफरेंट डिफरेंट बुक से पढ़ता हूं। तो उन बुक से मैं क्या क्या नोट्स बनाऊंगा, आपके लिए क्या क्या कंटेंट लेके आऊंगा। तो जो जो भी इंपॉर्टेंट आपको जरूरी है, अभी आपको जो हाइब्रिडाइजेशन में जो समझने के लिए जो जो जरूरी है, जो भी मैं टॉपिक आपको पढ़ाता रहता हूं जिस टाइम पे, उस टॉपिक से रिलेटेड आपको जो चीज़ जरूरी रहती है वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। और जो जो उस टाइम पे मेरे दिमाग में आता जाता है वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर मैं भी नोट्स से पढ़ाने लग जाऊंगा तो फिर मेरे पास भी एक सीमा हो जाएगी, मेरे पास भी एक लिमिटेड चीज़ हो जाएगी कि मुझे सिर्फ इतना ही पढ़ाना है। लेकिन अगर मुझे यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ अगर बात आती है दिमाग में तो वो मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन फिर जब मैं नोट्स में पढ़ाऊंगा तो वो चीज़ मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, इसलिए मैं आपसे नोट्स शेयर नहीं करता। तो आप लोग भी जो भी वीडियो देख रहे हो, या आप बीएससी फर्स्ट ईयर में हो, तो सबसे पहले आप बुक खरीद ही लीजिए। बुक कोई आपकी ज़्यादा महंगी आ नहीं रही है। बीएससी की जो बुक है वो नॉर्मली 180 या 200-250 रुपये की आ रही है आपकी केमिस्ट्री की बुक फर्स्ट सेमेस्टर की। तो वो बुक आप खरीद ही लीजिए, एक बुक तो आपके पास में एटलीस्ट होनी ही चाहिए, ठीक है। तो इसलिए नोट्स में शेयर नहीं करता, क्योंकि मुझे कल भी 2 कमेंट आए थे, उसमें बोला गया था कि आप नोट्स से शेयर नहीं करते, नोट्स से शेयर नहीं करते। तो मैंने इसलिए आपको बता दिया कि नोट्स में इसलिए शेयर नहीं करता। तो चलिए इसे रफ करते हैं, फिर हम टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं कि कितने टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन हो सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल आता है कि टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन जो है, या ये जो ऑर्बिटल्स जो हाइब्रिड हो रहे हैं, ये कितने ऑर्बिटल्स हाइब्रिड हो सकते हैं। यानी कि किसी भी एटम्स के, मान लो कार्बन है, मान लो आपका कार्बन है, यहाँ पर हम कार्बन का एग्जांपल लेके चल रहे हैं बार बार। तो आपका कार्बन है, तो इस कार्बन के कितने ऑर्बिटल्स ऐसे रहेंगे जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। अब सारे ऑर्बिटल्स तो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, हमें पता है कौन कौन से ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगे। तो वे ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगे जिनकी एनर्जी ऑलमोस्ट सेम एनर्जी के होंगे वो। तो जो भी एटम जितने बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, मैक्सिमम जितने बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, या वो उसको जितने बॉन्ड से स्टेबिलिटी आ सकती है। अब हमें यहाँ पे पता है कि कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड फॉर्म करके स्टेबल हो सकता है, यानी कि उसके 4 ऑर्बिटल्स ऐसे हैं जो अगर पार्टिसिपेट कर ले, अगर वो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना ले, या 4 ऑर्बिटल्स के जो इलेक्ट्रॉन है उनके बीच में अगर बॉन्डिंग हो जाए तो वो स्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा कार्बन रहेगा उसके टोटल 4 ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। इसी तरह बोरॉन जो हुआ, बोरॉन के 3 ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स डिफरेंट डिफरेंट एटम के में डिफरेंट नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो उसी के आधार पर टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन आया है। अगर 2 ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करें, एक ऑर्बिटल तो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, मिनिमम तो 2 ऑर्बिटल्स की जरूरत होती है हाइब्रिडाइजेशन में, यानी कि 2 ऑर्बिटल्स को तो मिलना पड़ेगा। तो 2 ऑर्बिटल जब पार्टिसिपेट करते हैं तो उस हाइब्रिडाइजेशन को हम क्या कहते हैं, 3 ऑर्बिटल जब पार्टिसिपेट करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं। तो यही टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है, तो उसकी हम बात करते हैं, इसे रफ करेंगे। तो बात करेंगे अब हम टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन की। टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन मैंने थोड़ा अच्छी राइटिंग में लिखने की कोशिश करी आप लोगों की शिकायत के चलते। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स जब हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसके आधार पर हमने टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशंस को डिवाइड किया है, या टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशंस हमारा होता है। तो जब 2 ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, यानी कि 2 ऑर्बिटल्स आपस में मर्ज करेंगे और हाइब्रिडाइजेशन होगा और हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होगा, तो उस हाइब्रिडाइजेशन को हम कहते हैं, और वो हमारा हाइब्रिडाइजेशन होगा हाइब्रिडाइजेशन फर्स्ट, उसे हम बोलते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन। sp हाइब्रिडाइजेशन, अब नाम से ही यहाँ पे आपको स्पष्ट हो रहा होगा कि sp हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि एक ऑर्बिटल आपका s का है और एक ऑर्बिटल आपका
p का है और हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म हो रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे एक ऑर्बिटल आपका s का, s आपका सिंगल ऑर्बिटल ही होता है और s का शेप कैसा रहता है, स्फेरिकल शेप रहता है। चलो इसकी डायरेक्शन भी बना देते हैं आपकी ख्वाहिश पर। ये हो जाएगा आपका z एक्सिस, ये हो जाएगा आपका x एक्सिस और यह हो जाएगा आपका y एक्सिस। बीच से इसको हटा देते हैं, ठीक है। और एक आपका p ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल भी एक ही आ रहा है। तो p ऑर्बिटल्स का शेप कैसा होता है, p ऑर्बिटल डम्बल शेप कुछ इस तरह से, और ये होता है आपका z एक्सिस पर, यानी कि pz इसको हम लिखते हैं। प्लस को थोड़ा सा दूर बना देते हैं, ये इसमें मर्ज हो रहा है, ठीक है। तो जब ये दोनों ऑर्बिटल यानी कि s ऑर्बिटल और आपका p वाला भी कौन सा, pz, px, py कोई सा भी ले सकते हो आप, जब ये दोनों मर्ज होंगे या ये दोनों हाइब्रिडाइजेशंस करेंगे तो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होगा आपका, वो हाइब्रिड ऑर्बिटल कुछ इस तरह से दिखने वाला है। हमने अभी आपको बताया एक लोब इसकी छोटी रहेगी और एक लोब इसकी बड़ी रहेगी। जो बड़ी लोब रहेगी वो पॉजिटिव साइन दर्शाएगी और जो छोटी लोब रहेगी उसे हम नेगेटिव साइन से जनरली दर्शाते हैं। और ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल रहेगा इसे हम बोलते हैं sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है। तो ये जो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बना, इसमें किसका कैरेक्टर आया, p का आया। p का क्यों आया, हमने अभी रूल्स में पढ़ा कि कैरेक्टर वही डोमिनेंट करेगा जिसमें डायरेक्शनल नेचर हो, इसमें कोई डायरेक्शनल नेचर नहीं है। तो जो ऑर्बिटल फॉर्म होगा वो कैसा बनेगा, p के जैसा दिखने वाला ऑर्बिटल्स आपका फॉर्म होगा। और sp हाइब्रिडाइजेशन का जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल क्या होता है उसके आप समझिए। इसके एग्जाम्पल में हम लिखते हैं जो आपका बेरिलियम BeCl2 आता है वो sp हाइब्रिडाइजेशन करता है। अब जो Be यानी कि बेरिलियम का जो एटम रहता है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखिए 1s2 2s2। यहाँ पे जो ऑर्बिटल्स है 2p0, 2p भी तो ऑर्बिटल्स रहेगा भाई। बेरिलियम का जो मान लो एटम हम यहाँ पे बना लेते हैं, ये बेरिलियम का न्यूक्लियस, ये पहली सेल, दो इलेक्ट्रॉन कौन से 1s वाले, ये दूसरी सेल में दो इलेक्ट्रॉन, दूसरी सेल में दो इलेक्ट्रॉन कौन से 2s वाले। और जो 2p ऑर्बिटल्स हैं इस सेल में p ऑर्बिटल्स भी हैं, भले वो खाली पड़े, अभी p में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है लेकिन p खाली है। तो यहाँ से क्या होता है कि ये जो दो 2s के जो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, यहाँ पे एक आपको नई चीज देखने को मिलेगी। वो चीज क्या है, एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के, इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन क्या होता है वो आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा। तो जो ये 2s का इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन जो पेयर है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन उठकर या एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर p में आ जाता है। p में एक इलेक्ट्रॉन यहां से उठकर, कहां से, 2s से एक इलेक्ट्रॉन उठकर कहां आ जाएगा, 2p में आ जाएगा। अब ये 2p में क्यों आया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया, एक्साइटेशन हो गया, एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन हो गया, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में चले गया। यहां से ये जो जोड़ा था इलेक्ट्रॉन का, इस जोड़े में झगड़ा हो गया। और जब जोड़े में झगड़ा होता है तो जोड़े का जो एक पे इलेक्ट्रॉन रहता है वो एक इलेक्ट्रॉन अगले कमरे में चले जाता है। और अगला कमरा किसका है, 2p का। और 2p के तीन कमरे खाली है, तीनों ऑर्बिटल्स खाली है। और इन तीनों ऑर्बिटल्स में से किसी भी एक ऑर्बिटल्स में, और कौन से ऑर्बिटल में जाएगा, वो pz में जाएगा। सीधी सी बात है, क्योंकि pz की एनर्जी कंपैरेटिवली कम रहती है। हालांकि इनकी जो एनर्जी रहती है वो तो इक्वल रहती है, लेकिन कंपैरेटिवली एनर्जी बहुत माइन्यूट सा। तो ये pz में चले गया मान लो। यहाँ से इनमें से एक जोड़े का जो इलेक्ट्रॉन था वो उठ के अब कहाँ पे आ गया, 2p में आ गया। 2p में आने के बाद में क्या हुआ कि इन दोनों ऑर्बिटल्स में हाइब्रिडाइजेशन हुआ। और हाइब्रिडाइजेशन में ये s और ये आपका p, और इन दोनों ने मिलकर हाइब्रिड ऑर्बिटल बना लिए, जिसमें एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है। ये sp, ये भी sp, और ये हो जाएगा हाइब्रिड ऑर्बिटल। और जब क्लोरीन के एक एक एटम्स आएंगे और इनमें ओवरलैपिंग हो जाएगी, और ओवरलैपिंग के बाद बॉन्डिंग हो जाएगी। फिर इसके बाद में हाइब्रिडाइजेशन के बाद में पूरी प्रक्रिया वही चलेगी जो वीबीटी ने आपको समझाई कि ओवरलैपिंग होगी। लेकिन वीबीटी से पहले यानी कि ओवरलैपिंग से पहले यहाँ पे क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन। और हाइब्रिडाइजेशन कब होगा, एटम की कंडीशन में होगा, जब वो बॉन्ड फॉर्म करने से जस्ट पहले, जब बेरिलियम एटम में था तब होगा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और आ रही है, मुझे अब दिमाग में आई या ध्यान में आया तो आपको मैं बता देता हूँ
कि बेरिलियम का जो एटम था यानी कि बॉन्ड अगर फॉर्म नहीं हुआ था उसके जस्ट पहले हाइब्रिडाइजेशन हुआ। तो आपके भी दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर कोई एटम की कंडीशन में रहेगा या कोई आइसोलेटेड एटम रहेगा, सिंगल एटम रहेगा, तो क्या उसमें हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा? यानी कि कोई एटम है, नॉर्मल एटम है, उसके आसपास कोई भी अभी दूसरा एटम नहीं है, वो बॉन्ड भी फॉर्म नहीं करने वाला है, यानी कि वो आइसोलेटेड अभी एक सिंगल एटम है, तो क्या उसके ऑर्बिटल भी हाइब्रिडाइजेशन कर लेंगे? क्या उसके ऑर्बिटल्स भी हाइब्रिडाइजेशन कर लेंगे? तो नहीं, उसके ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन नहीं करते। और एक और दूसरी चीज क्या है कि क्या ये हाइब्रिडाइजेशन एक्चुअल में हो रहा है? ये हाइब्रिडाइजेशन एक्चुअल में हो रहा है क्या? ऑर्बिटल इस तरह से इलेक्ट्रॉन इधर आता होगा, फिर दो ऑर्बिटल्स मिलते होंगे, फिर नए ऑर्बिटल्स बनते होंगे, क्या ऐसा होता होगा? ऑर्बिटल्स तो जनरली वेव है, क्या नई वेव्स बनती होंगी, ऐसा होता होगा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। हाइब्रिडाइजेशन टोटली, बुक्स में भी लिखा था, हाइब्रिडाइजेशन क्या है? टोटली हाइपोथेटिकल है। टोटली क्या है? हाइपोथेटिकल। हाइब्रिडाइजेशन पूरी तरह से हाइपोथेटिकल है, मन गढ़ंत कहानी है। हाइब्रिडाइजेशन एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं होता। लेकिन क्या होता है कि बॉन्डिंग को समझाने के लिए और वीवीटी को समझाने के लिए हाइब्रिडाइजेशन का फिनोमिना से हमें इंट्रोड्यूस करवाना पड़ा, क्योंकि इस चीज की जरूरत थी। वरना हम कैसे समझाते कि बेरिलियम जो BeCl2 था, इसका मॉलिक्यूल्स कैसे फॉर्म हो रहा, जो आपका बोरॉन है उसमें तो मोनोवेलेंट होना चाहिए, लेकिन वो ट्राइवेलेंट मॉलिक्यूल्स कैसे बना रहा, वो ट्राइवेलेंट नेचर कैसे शो कर रहा। कार्बन जो रहता है वो तो सिर्फ बाइवेलेंट होना चाहिए था, लेकिन वो टेट्रावेलेंट कैसे होता है या पॉलीवेलेंट कैसे शो करता है। तो इसलिए हाइब्रिडाइजेशन को इंट्रोड्यूस करवाना पड़ा। एक्चुअल में हाइब्रिडाइजेशन जैसा कुछ भी नहीं होता। अब आप सोच रहे होंगे कि होता नहीं है तो पढ़ना क्यों पड़ रहा है, इतनी सारी खिचड़ी पढ़नी क्यों पड़ रही है? जब हाइब्रिडाइजेशन होता नहीं है तो क्यों पढ़ना पड़ रहा है? तो देखो, हाइब्रिडाइजेशन जब तक नहीं समझ आएगा तब तक आपको बॉन्डिंग नहीं समझ आएगी, तब तक आपको स्ट्रक्चर नहीं समझ आएंगे, तब तक आपको मॉलिक्यूल्स नहीं समझ आएंगे, और जब तक आपको मॉलिक्यूल्स नहीं समझ आएंगे, केमिकल रिएक्शन नहीं समझ आएगी, स्ट्रक्चर्स नहीं समझ आएंगे, यानी कि ओवरऑल हम बोल सकते हैं कि केमिस्ट्री नहीं समझ आएगी हाइब्रिडाइजेशन के बिना। तो ये भले ही मनगढ़ंत कहानी हो, पूरी तरह से हाइपोथेटिकल हो, लेकिन इसे समझना जरूरी है, इसके रूल्स समझना जरूरी है, इसके टाइप्स समझना जरूरी है। आपको ये समझना जरूरी है कि कब एटम्स में हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो एटम्स में कब हाइब्रिडाइजेशन होगा? बॉन्ड फॉर्मेशन के जस्ट पहले। जब वो आइसोलेटेड कंडीशन में रहेगा तो हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा। ठीक है, चलिए बात पे आते हैं वापस से हम अपनी, कि जो बेरिलियम्स के इलेक्ट्रॉन्स थे उनमें एक्साइटेशन हुआ और बेरिलियम से 2s से एक इलेक्ट्रॉन उठ के कहाँ गया? 2p में गया, और अब यहाँ पे दो हाफ फील्ड ऑर्बिटल बन गए, एक s और एक p। ये दोनों ऑर्बिटल्स ने हाइब्रिडाइजेशन किया और दो नए ऑर्बिटल्स बना लिए, और इन्हें हम बोलते हैं sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, और इन sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में अब आपके Cl के जो एटम्स हैं वो ओवरलैप करेंगे। ठीक है, तो जो ये आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल बने, ये sp हाइब्रिड ऑर्बिटल कुछ इस तरह से होंगे। देखिए यहाँ पे बना देते हैं, तो एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल तो ये हो गया, एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल आपका कुछ इस तरह से दिखेगा। इन्हें कुछ इस तरह से बनाते हैं, और ये वाली जो नेगेटिव लोब है ये इस वाले ऑर्बिटल्स की है, और ये इसका पॉजिटिव लोब। अब आपका जो Cl आएगा, Cl में आपका कौन से ऑर्बिटल्स रहेंगे? p ऑर्बिटल्स रहेंगे। तो p भी आपका कुछ इस तरह से ही रहने वाला है, और ये यहाँ पे ओवरलैपिंग हो जाएगी, और यहाँ पे भी ये प्लस प्लस प्लस, यानी कि यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन Cl का और एक इलेक्ट्रॉन ये बेरिलियम का, और यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन Cl से आया और एक इलेक्ट्रॉन बेरिलियम का, और ये बॉन्ड फॉर्म हो गया। और जो बेरिलियम क्लोराइड का जो मॉलिक्यूल्स रहेगा वो अब कुछ इस तरह से दिखेगा, BeCl और एक Cl इधर, और इनके बीच में जो एंगल रहेगा वो एंगल कितने डिग्री का रहेगा? एक चीज और मेरे दिमाग में यहाँ पे आई, आपको बतानी बहुत जरूरी है, कि जो ये बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, ये जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, और जो बॉन्ड का जो एंगल रहेगा, बॉन्ड का जो एंगल रहेगा, यानी कि जो दो एटम अरेंज्ड रहेंगे, इनके बीच में जो दो एटम्स के बीच में जो बॉन्डिंग हुई है और उसमें जो एटम्स अरेंज रहेंगे वो मॉलिक्यूल्स में, वो एटम्स उनके बीच में जो एंगल रहेगा वो एंगल मैक्सिमम होना चाहिए। अब एंगल मैक्सिमम रहेगा तो उनमें क्या रहेगा कि जो बॉन्ड पेयर के जो इलेक्ट्रॉन्स रहे हैं, बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन, इन इलेक्ट्रॉन्स में बॉन्ड पेयर में रिपल्शन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है तो रिपल्शन मिनिमम रहेगा, तो ये एंगल मैक्सिमम होना चाहिए। और
दो क्लोरीन के एटम्स किस तरह से मैक्सिमम एंगल पर रह सकते हैं, तो वो 180 डिग्री पर मैक्सिमम एंगल पर रह सकते हैं, यानी कि इस एंगल पर इन दोनों क्लोरीन्स के एटम, या हम बोल सकते हैं कि इन दोनों बॉन्ड पेयर के जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे इनमें मिनिमम रिपल्शन फील होगा, 180 डिग्री पे। यानी कि हम बोल सकते हैं कि यहाँ से जो आपका मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ उस मॉलिक्यूल्स की जो जियोमेट्री रहेगी और उसमें जो एंगल रहेगा वो एंगल क्या रहेगा, 180 डिग्री। और इसकी जियोमेट्री कैसी रहेगी, लीनियर जियोमेट्री रहेगी, या इसका लीनियर शेप रहने वाला है। अब ये जो दो ऑर्बिटल्स बने हैं, जो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो बने हैं, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, इसमें s के कितने कैरेक्टर है और p का कितना कैरेक्टर है, तो एक ऑर्बिटल s का है और एक ऑर्बिटल p का है, यानी कि दोनों का जो कंट्रीब्यूशन है वो s का कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा, तो s का कंट्रीब्यूशन भी 50% और p का जो कंट्रीब्यूशन है वो भी 50% रहने वाला है। तो sp हाइब्रिडाइजेशन आपको समझ में आया होगा कि sp हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है। तो sp हाइब्रिडाइजेशन में एक s से ऑर्बिटल आता है, एक p से ऑर्बिटल आता है, दोनों मर्ज होते हैं और नया आपका हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाता है, और उस हाइब्रिड ऑर्बिटल को हम क्या बोलते हैं, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलते हैं। और इसका एग्जांपल हमने BeCl2 से देखा। BeCl2 में बेरिलियम्स के दो, एक s और एक p के ऑर्बिटल्स आए, हाइब्रिडाइजेशंस किया, हाइब्रिडाइजेशंस के बाद में sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाए, और इन sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में फिर क्लोरीन के ऑर्बिटल्स आए और उनमें ओवरलैपिंग हुई और बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, BeCl2 मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ, जिसका एंगल जो रहता है वो 180 डिग्री रहता है और उसका स्ट्रक्चर जो रहता है लीनियर शेप स्ट्रक्चर रहता है। इसके बाद में जो हाइब्रिडाइजेशन आता है वो हाइब्रिडाइजेशन में हम देखेंगे कि जब तीन ऑर्बिटल्स आपस में हाइब्रिडाइजेशन करें, यानी कि एक s का ऑर्बिटल और जब दो p के ऑर्बिटल्स में हाइब्रिडाइजेशन हो, तो जो ऑर्बिटल फॉर्म होगा उसका स्ट्रक्चर किस तरह से होगा उसकी हम बात कर लेते हैं, यानी कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन की हम यहाँ पे बात करेंगे। sp2 हाइब्रिडाइजेशन हम देखते हैं, इसे रफ कर लेते हैं। तो जो अगला हाइब्रिडाइजेशन है हमारा sp2 हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि जो एक ऑर्बिटल रहेगा वो s का रहेगा और दो ऑर्बिटल्स p के रहने वाले हैं। तो यहाँ पे इसको हम समझ लेते हैं, एक ऑर्बिटल जो रहेगा s का और जो दो ऑर्बिटल्स रहेंगे प्लस आपका एक p का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से हो जाएगा, प्लस एक और जो आपका p रहेगा, क्योंकि p अलग अलग एक्सिस पर है, ये z एक्सिस है, ये x एक्सिस है, और इनके हाइब्रिडाइजेशन से नए ऑर्बिटल फॉर्म होंगे। यानी कि अब जो ऑर्बिटल फॉर्म हो रहे हैं वो कितने ऑर्बिटल टोटल फॉर्म होंगे, टोटल 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होंगे। उनका स्ट्रक्चर किस तरह से रहने वाला है वो आप देख लीजिए। तो एक तो आपका बनेगा, एक ऑर्बिटल हो गया, उसके बाद में आपका, एक मिनट, इसको कुछ इस तरह से हम बना सकते हैं, ये जो छोटी वाली लोब है ये इस ऑर्बिटल की है, फिर इसके बाद में तो ये वाली लोब इस ऑर्बिटल की है, ये वाली लोब इस ऑर्बिटल की है और ये वाली छोटी लोब इस ऑर्बिटल की, यानी कि जो अब हाइब्रिड ऑर्बिटल आपका बना है sp2, जो हाइब्रिड के 3 ऑर्बिटल्स जो बने हैं वो कुछ इस तरह से नजर आएंगे आपके। और इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में अब जो आने वाले, यानी कि जो दूसरे एटम से जो हाइब्रिड ऑर्बिटल आएंगे उनकी ओवरलैपिंग होगी और बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। इसका एग्जांपल आप एक समझ लीजिए, इसका एग्जांपल हम ले लेते हैं BF3 का ही एग्जांपल इसका है, BF3 बोरॉन फ्लोराइड का। तो बोरॉन यहाँ पे सेंट्रल एटम है, बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लीजिए, 1s2 2s2 2p1, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। यानी कि s जो 2s है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन बैठे थे, इलेक्ट्रॉन बैठे नहीं होते, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, मैं इलेक्ट्रॉन को बैठा हुआ ही बोलता हूँ हर बार, और एक आपका p में था। अब वही झगड़ा होगा 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच में। झगड़ा होने का मतलब क्या होता है, आप यूं मत समझ लीजिएगा कि दोनों इलेक्ट्रॉन लड़ पड़ते हैं। झगड़ा होने का मतलब एक्साइटेशन होगा, कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा ये एटम बॉन्ड फॉर्मेशन के जस्ट पहले। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन उठ के या एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्साइटेड होके कहाँ चले जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन चले जाएगा 2p के ऑर्बिटल्स में। अब यहाँ पे जो ऑर्बिटल्स था इसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन बच गया, यानी कि हाफ फील्ड हो गया, तो एक s हो गया और 2 p हो गए, ये p x मान लो इसको और p z। अब इनमें ओवरलैपिंग होगी और ओवरलैपिंग से आपका sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन गया। अब जो फ्लोराइड है, जो फ्लोरीन है, फ्लोराइड नहीं बोलेंगे फ्लोरीन बोलेंगे, फ्लोरीन के 3 डिफरेंट एटम्स आएंगे और यहाँ पे अप्रोच होगी, कुछ इस तरह से बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये बी कहाँ लिख रहा हूँ मैं भी, इस तरह से
इसका छोटा लोब, इसका छोटा लोब, और यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा और 3 आपके फ्लोरीन के एटम्स यहाँ पे जुड़ जाएंगे। अच्छा, अब एक चीज़ और यहाँ पे आप नोटिस कीजिएगा कि जो आपका बोरॉन होता है, बोरॉन की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 3 इलेक्ट्रॉन, ये 3 इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन से इसने कितने कितने इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करी? तो इसने एक एक इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करी। ये फ्लोरीन यहाँ पे जुड़ गया, एक फ्लोरीन इधर जुड़ गया, एक फ्लोरीन इधर जुड़ गया। अब टोटल जो बोरॉन है उसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? गिन लीजिए बॉन्डिंग के बाद, 1 2 3 4 5 6, 6 ही इलेक्ट्रॉन हुए। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए तो 8 इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत होती है, लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन हो रहे। इसके बाद भी आपका जो भी ये मॉलिक्यूल्स जो है ये स्टेबल होता है। कैसे? तो ये इसका अपवाद है, ये इसका अपवाद है, एक्सेप्शन है कि इसका जो ऑक्टेट है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता उसके बाद भी स्टेबल मॉलिक्यूल्स फॉर्म करता है बोरॉन ट्राइफ्लोराइड इसे बोलते हैं। और अभी आपने जो इसके जस्ट पहले एक एग्जांपल देखा BeCl2 वाला, BeCl2, यहाँ पे बेरिलियम का भी तो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा, क्लोरीन का तो हो रहा है, यहाँ पे फ्लोरीन का भी हो रहा है, लेकिन यहाँ पे बेरिलियम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा क्योंकि बेरिलियम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और 2 की शेयरिंग करी, टोटल 4 ही इलेक्ट्रॉन हुए। ऑक्टेट के लिए तो 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, सेकंड सेल है क्योंकि सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसी तरह यहाँ पे भी 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, यहाँ पे 6 हो रहे हैं, यहाँ पे 4 हो रहे हैं। इसके बाद भी ये दोनों जो मॉलिक्यूल्स है ये स्टेबल मॉलिक्यूल्स है। तो इनके आप ध्यान रखिएगा कि ये एक्सेप्शन केस है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि जब आपके प्रैक्टिकल्स एग्जाम होंगे और वहाँ पे जब आपके वाइवा होंगे तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल्स है जो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं करता लेकिन स्टेबल रहता है। तो वो 2 मॉलिक्यूल्स आप ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि ये दोनों जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता इनका, इसके बावजूद भी ये स्टेबल होते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशंस की। तो अभी हमने देखा कि टोटल 3 ऑर्बिटल्स में हाइब्रिडाइजेशंस हो रहा है और 3 हमारे हाइब्रिड ऑर्बिटल बन रहे हैं। लेकिन अब हाइब्रिडाइजेशन मान लो 4 ऑर्बिटल्स के बीच में हो, 4 ऑर्बिटल्स का एग्जांपल देख लेते हैं, यानी कि हमारा अब जो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा वो sp3 हो जाएगा। अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन में टोटल कितने ऑर्बिटल्स हो गए? तो एक s का 3 p के, टोटल 4। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे रह गई है कि जो BF3 का जो मॉलिक्यूल्स फॉर्म हुआ है, BF3 का जो मॉलिक्यूल्स फॉर्म हुआ, इसमें जो एंगल रहेगा, इसमें जो एंगल रहेगा वो एंगल कितने डिग्री का रहेगा? तो वो एंगल रहेगा 120 डिग्री का। कितने डिग्री का रहेगा? 120 डिग्री का। यानी कि 120 डिग्री पर ये जो बॉन्ड पेयर के जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे ये मिनिमम रिपल्शन, कम से कम रिपल्शन फील करेंगे BF3 में। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे जो योगदान रहेगा इनका जो पार्टिसिपेशन रहेगा वो S का कितना रहेगा? तो S का जो रहने वाला है आपका 33.3 रहेगा। P का कितना रहेगा? P के 2 ऑर्बिटल्स हैं, यानी कि टोटल 3 ऑर्बिटल जिसमें से 2 P के, एक S का, तो एक S का 33% और 2 P के 66.7% योगदान रहेगा इस हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में। चलो अब बात करते हैं हम sp3 हाइब्रिडाइजेशंस की। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशंस में आपका एग्जांपल हो जाएगा, वो एग्जांपल हम लेंगे कार्बन का। अब यहाँ पे जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बन रहे हैं, एक s और 3 p से आएंगे। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, 1s2 2s2 2p4, 4 नहीं होगा 2p2। ठीक है, ये हो गया कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि जो 2s है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है और जो 2p है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? तो 2p में 2 इलेक्ट्रॉन। फिर वही झगड़ा होगा, झगड़े में क्या होता है? झगड़े में जोड़ा टूटेगा और एक इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ पे आ जाएगा 2s से। और अब कितने हाफ फील्ड ऑर्बिटल बन गए? तो टोटल 4 हाफ फील्ड ऑर्बिटल बन गए, एक s और 3 p के। अब ये चारों ऑर्बिटल्स क्या करेंगे? हाइब्रिडाइजेशंस करेंगे और चारों ऑर्बिटल्स मर्ज करेंगे। इसे रफ थोड़ा सा करना पड़ेगा, फिर हम आपको बताते हैं कि किस तरह से इनका स्ट्रक्चर होने वाला है। तो देखिए, एक तो आया आपका s ऑर्बिटल, एक s, 3 p आए हैं आपके, ये p में एक इलेक्ट्रॉन उठ के आया था, 3 p बना लेते हैं, थोड़े से छोटे बनाएंगे, एक p, एक ये p और एक आपका रहता है इस एक्सिस पर या इस डायरेक्शन पर। ठीक है, ये अब क्या करेंगे? इनसे हमारा बनेगा हाइब्रिड ऑर्बिटल।
अब शेप देखिए आपकी हाइब्रिड ऑर्बिटल का शेप किस तरह से रहेगा। तो ये इसकी छोटी लोब, ये इस ऑर्बिटल की छोटी लोब और ये इस ऑर्बिटल की छोटी लोब, ये तीनों तो हो गए इस एक्सिस पर, ये तीनों तो हो गए सेम एक्सिस पर। जो अब चौथा एक और जो हाइब्रिड ऑर्बिटल रहेगा वो आपके पीछे की साइड रहेगा, उसको हम कुछ इस तरह से बनाते हैं। ये जो है ये जस्ट पीछे है, ये जो तीनों ऑर्बिटल है ये आगे है, ये आगे वाले प्लेन पे है, और ये वाला जो ऑर्बिटल है ये पीछे वाले प्लेन पे है, और इसका जो छोटा लोब रहेगा वो जस्ट सामने की तरफ आ रहा है, यानी कि अपोजिट साइड है ये दोनों, इसका छोटा लोब और ये बड़ा लोब। यानी कि जो अब हाइब्रिड ऑर्बिटल बने आपके, वो हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसे हो जाएंगे, sp3 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 और sp3, और इनके बीच में जो एंगल रहेगा, इनके बीच में जो अब एंगल रहेगा वो एंगल अब और कम हो जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे नंबर ऑफ ऑर्बिटल या नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के लोब बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे एंगल कम होता जाएगा, और इनके बीच में जो एंगल रहेगा वो एंगल रहेगा 109 डिग्री का, या 109 डिग्री 28 मिनट इसे हम बोलते हैं, या इसे हम जनरली लिख सकते हैं 109.5 डिग्री का, 109.5 डिग्री का एंगल इनके बीच में बनने वाला है। और इसका एग्जाम्पल की हम बात करें तो इसका एग्जाम्पल है कार्बन हमने लिया है, तो कार्बन का ही एग्जाम्पल एक मॉलिक्यूल हम ले लेते हैं CH3, CH3 का मॉलिक्यूल सॉरी CH4, CH3 नहीं CH4, क्योंकि 4 ऑर्बिटल है, CH3 तो स्टेबल ही नहीं है, CH3 प्लस होता है, ठीक है। चलो तो अब इन जो चारों लोब है इन पे कौन अप्रोच करेगा, इनके साथ में कौन ओवरलैपिंग करेगा, तो H के, और H हमारा होता है हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन के पास होता है 1s, यानी S, और S का शेप कैसा रहता है, स्फेरिकल। तो कुछ इस तरह से एक S यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन इसके साथ और एक हाइड्रोजन इसके साथ ओवरलैपिंग होगी और बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, और ये जो बॉन्ड पेयर के जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे रहेंगे इस एरिया में, ओवरलैपिंग के एरिया में बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा, और CH4 का मॉलिक्यूल फॉर्म हो जाएगा। और CH4 के मॉलिक्यूल्स का जो एंगल रहेगा वो कितना रहेगा, 109 डिग्री 28 मिनट, या इसे हम जनरली लिख सकते हैं 109.5 डिग्री का। और इसमें जो ऑर्बिटल्स हाइब्रिड ऑर्बिटल आए उसमें जो S का कैरेक्टर कितना रहेगा, S का कैरेक्टर रहेगा 25%। अब 4 टोटल ऑर्बिटल हैं उसमें से 100% बना रहे हैं, तो S जो कैरेक्टर रहेगा वो 25 रहेगा, बाकी जो 3 ऑर्बिटल P के हैं उनका 75% योगदान रहेगा या पार्टिसिपेशन रहेगा। तो ये हो गया sp3 ऑर्बिटल्स। अब ये जो sp3 ऑर्बिटल्स था इसमें टोटल कितने ऑर्बिटल्स ने पार्टिसिपेशन किया था, तो टोटल 4 ऑर्बिटल्स आए थे, जिसमें एक S का था, 3 P के थे। लेकिन जो ये जो 4 ऑर्बिटल्स वाला पार्टिसिपेशन हुआ है या हाइब्रिडाइजेशन जो हुआ है, ये एक टाइप और होता है इसका, और वो टाइप होता है DsP2। DsP2 ये किस तरह का हाइब्रिडाइजेशन हुआ, आप सोच रहे होंगे कि D आगे कैसे आ सकता है, S और P के आगे कैसे आ सकता है। मार्कर का ढक्कन गिर गया है कि ये कैसे आ सकता है, तो इसको हम समझते हैं, इसे थोड़ा सा रफ करते हैं, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है। ये समझना इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि जो एक्सेप्शन केस होते हैं या जो स्पेशल केस जो होते हैं उनको पढ़ना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि एग्जाम में उन्हीं पॉइंट की बात की जाती है जो स्पेशल होते हैं या जो एक्सेप्शन होते हैं। तो अब जो हम अगला हाइब्रिडाइजेशन पढ़ने वाले हैं वो है हमारा DsP2। ये भी इसमें भी जो पार्टिसिपेशन कर रहा है, हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, वो 4 ऑर्बिटल्स का हो रहा है। अब DsP2 किस तरह से होता है, यानी कि आपको नाम से ही स्पष्ट तो हो गया होगा कि एक आपका D ऑर्बिटल आएगा, एक आपका S ऑर्बिटल आएगा और 2 आपके P ऑर्बिटल आएंगे, और वो किस तरह से आएंगे उनकी हम बात करते हैं, इसे रफ करते हैं पहले। तो अगला जो हमारा टाइप है हाइब्रिडाइजेशन का वो कौन सा है, DsP2, और ये हमारा हो जाएगा 4 नंबर का टाइप। हम अभी तक फर्स्ट एक ही लिखा रखा है हमने वहां पे, तो ये हमारा चौथे टाइप का हाइब्रिडाइजेशन है जिसका नाम है DsP2। अब नाम से ही आपको स्पष्ट तो हो रहा होगा, एक D का आ रहा है, एक S का आ रहा है एंड 2 P के आ रहे हैं, टोटल 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनने वाले हैं। अब 2 P के किस तरह से आ रहे हैं, एक S का किस तरह से आ रहा है, एक D का किस तरह से आ रहा है, उसकी हम बात कर लेते हैं। पहले हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल के। तो D का आपको शेप पता है किस तरह से होता है, डबल डंबल शेप होता है D को बना लेते हैं, ये D डबल डंबल शेप हो गया। प्लस फिर आपका ऑर्बिटल्स कौन सा आ रहा है, S आपका स्फेरिकल होता है, और 2 आपके P आ रहे हैं, तो P को भी बना लेते हैं, ये P हो जाएगा।
डम्बल शेप, और ये पी हो जाएगा। और जो इनका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा, और हाइब्रिडाइजेशन में जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे वो कुछ इस तरह से दिखेंगे, स्क्वायर शेप में दिखेंगे, कुछ इस तरह से दिखेंगे। ये फूल की पत्ती, ये थोड़े से दूर हो गए, ये और पास में होते हैं, और ये कैसे हैं, स्क्वायर शेप, स्क्वायर शेप। और स्क्वायर शेप में जो एंगल रहेगा, एंगल कितने डिग्री का होता है, तो एंगल रहेगा वो 90 डिग्री का होता है। तो इस तरह से आपका DsP2 का हाइब्रिड ऑर्बिटल बनता है, DsP2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनता है। अब इसके एग्जांपल से समझते हैं हम, और हम ये भी देखते हैं कि यहाँ पे हमने D को आगे क्यों लिखा। तो मैंने जब अभी आपको थोड़ी देर पहले हाइब्रिडाइजेशन के रूल बताए, वहां पे मैंने आपको बताया था कि ऐसा जरूरी नहीं है कि जो दो ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो एक ही सेल के हो, एक सेल पहले के भी हो सकते हैं, बस उनमें क्या शर्त होनी चाहिए कि उनकी जो एनर्जी होती है वो ऑलमोस्ट सेम एनर्जी के होने चाहिए। तो ये यहाँ पे जो डी को पहले लिखने का रीजन है वो यही रीजन है कि जो डी ऑर्बिटल जो पार्टिसिपेट कर रहा है, ये डी ऑर्बिटल इस एस और इस पी जो शेल के जो ऑर्बिटल्स है उनसे एक पहले वाली शेल का ऑर्बिटल है। पहले वाली शेल का ऑर्बिटल कैसे है इसको हम समझते हैं। तो इसको समझने के लिए आपको हम एक एग्जांपल देते हैं, एक एग्जांपल लेके चलते हैं अपन। वो होता है एग्जांपल NiCN4 का। ये कंपाउंड क्या होता है, इस तरह से इसको क्यों लिखा गया, तो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री जब आप पढ़ोगे, यानी कि बीएससी फर्स्ट ईयर में, तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के कोई चैप्टर नहीं है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलेंगे यहाँ पे तो। लेकिन जब आप सेकंड ईयर में आओगे, बीएससी सेकंड ईयर में, बीएससी सेकंड ईयर में पूरा चैप्टर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की पूरी 2 यूनिट है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की पूरी 2 यूनिट आपको होने वाली है। आपको थर्ड सेमेस्टर में यानी कि पढ़ना आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। तो इस तरह के कंपाउंड को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलते हैं। और ये जो आपका रहता है, जो सेंट्रल मेटल रहता है, जो या मेटल जो रहता है उसे हम बोलते हैं सेंट्रल मेटल, उसे हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल मेटल। और ये जो आपका ब्रैकेट, छोटे ब्रैकेट के अंदर जो लिखा जाता है इसे कहा जाता है लिगेंड, लिगेंड। और ये जो बड़ा ब्रैकेट जो लगाया जाता है इसे कहा जाता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ये आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए इसका, 12th में भी आप शायद पढ़ के आए हो, या आप अगर अभी 12th में हो तो 12th में तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का एक चैप्टर ही होने वाला। हाइब्रिडाइजेशन तो आप 12th में क्यों ही पढ़ोगे, हालांकि 11th में हाइब्रिडाइजेशन रहता है। लेकिन खैर, अगर आप बीएससी फर्स्ट ईयर में हैं तो आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री नेक्स्ट ईयर पढ़नी है। तो यहाँ पे जो मेटल्स रहता है उसे हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल मेटल बोलते हैं। और यहाँ पे जो आपके ब्रैकेट में लिखा रहता है उसे हम बोलते हैं लिगेंड। और जनरली लिगेंड का क्या काम रहता है, तो लिगेंड जो रहता है वो जनरली बोल रहा हूं मैं, हमेशा नहीं, जनरली जो लिगेंड्स रहता है वो सेंट्रल एटम्स को लोन पेयर डोनेट करता है, लोन पेयर डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन नहीं, लोन पेयर का डोनेशन। और लोन पेयर डोनेशन करता है वहां पे कौन सा बॉन्ड फॉर्म होता है, यानी कि एक ही एटम से जब, एक ही एटम या एक ही आयन से जब इलेक्ट्रॉन का डोनेशन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन का डोनेशन होता है, या 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, डोनेशन नहीं बोलेंगे, शेयरिंग जब होती है तो वहां पे जो बॉन्ड फॉर्म होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म होता है। ये हमने टाइप्स ऑफ बॉन्ड में आपको पढ़ा दिया है, ठीक है। तो इस तरह के जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं, इन मॉलिक्यूल्स में हम अभी यहाँ पे देखेंगे DsP2 हाइब्रिडाइजेशन, और इसका नाम है निकल सेकंड टेट्रासाइनाइड, ठीक है। तो इसमें आप निकल देखिए, निकल जो रहता है आपका वो आपका दिखाता है DsP2 हाइब्रिडाइजेशन। तो निकल जनरली जो रहता है वो +2 हाइब्रिड ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है। अब निकल का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस लिख लीजिए। निकल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 28 इसका एटॉमिक नंबर रहता है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 एंड 3d 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए क्योंकि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, यानी कि जो ये 4s है, 4s 0 हो जाएगा, एंड 3d में 8 इलेक्ट्रॉन है, एंड 4p जो इसका वो पूरा खाली पड़ा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ये आया समझ में। इसके बाद में चलते हैं हम, इसमें हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं कि इस तरह का हाइब्रिडाइजेशन क्यों। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, तो जो आपका D है, 3D है, 3D में 8 इलेक्ट्रॉन है, 3D में 8 इलेक्ट्रॉन है, 3D पे 8 इलेक्ट्रॉन बना लेते हैं। आपको डिटेल में आपको समझ आना चाहिए। 1 2 3 4 5 हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन इसमें हम बना देते हैं। ये 8 इलेक्ट्रॉन 3D में बन गए। लेकिन यहाँ पे एक चीज और होती है, वो क्या होती है कि जब
जब भी ऐसे कंपाउंड आते हैं, ऐसे कंपाउंड यानी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और जो आपका लिगेंड रहता है, लिगेंड दो टाइप के होते हैं, एक वीक फील्ड लिगेंड होता है और एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। अब स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड क्या होता है, तो इसे आप जस्ट इतना सा समझिए। जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की या इलेक्ट्रॉन देने की जो क्षमता होती है वो ज्यादा होती है, यानी कि उसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होती है वो ज्यादा होती है। अब Cn के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा रहेगी। Cn के ऊपर जब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा रहेगी और ये निकल के जब नजदीक आएगा तो ये जो निकल के इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे उनको क्या करेगा, रिपेल करेगा। और इलेक्ट्रॉन्स के रिपेल होने की वजह से, इलेक्ट्रॉन के रिपल्शन की वजह से जो 3d8 के जो 8 इलेक्ट्रॉन थे, इन 8 इलेक्ट्रॉनों में ये जो साइनाइड रहेगा, ये निकेल का जो ये वाला इलेक्ट्रॉन है, इसे इस ऑर्बिटल में शिफ्ट करवा देगा, इस ऑर्बिटल में शिफ्ट करवा देगा, जिसकी वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ चले जाएगा और ये जो डी है ये खाली हो जाएगा। डी का जो आखिरी जो ऑर्बिटल है वो खाली हो जाएगा 3d का, किसका, निकल का। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि साइनाइड जो होता है वो जो इलेक्ट्रॉन का डोनेशन, इलेक्ट्रॉन की जो शेयरिंग कर रहा है, शेयरिंग हो रही है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन रहा है, तो इलेक्ट्रॉन की जो शेयरिंग करता है वो पेयर में करता है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन बॉन्ड में हमेशा पेयर में। और अगर इन दो इलेक्ट्रॉनों को निकिल को चाहिए तो इसके पास में एक पूरा ऑर्बिटल खाली होना चाहिए, तो ये डी ऑर्बिटल्स को पूरा खाली करवा लेता है। कौन? Cn ने क्यों करवाया? क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, रिपल्शन की वजह से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ चले जाता है। कब? जब आपका जो लिगेंड आ रहा है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो तब, और Cn जो आता है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में आता है। तो अब आपका जो D है उसका भी एक ऑर्बिटल खाली हो गया, और जो D है, जो ये D है, ये एक शेल पहले का है, अब हाइब्रिडाइजेशन 4s और 4p में करवा रहे हो। ये जो D आ रहा है वो तीसरी शेल का है, इसलिए हम D को यहाँ पे पहले लिखते हैं। तो D को पहले लिखने का रीजन आपको समझ में आया होगा कि इसको DsP2 क्यों लिखा, इसे हमने sp2d बाद में क्यों नहीं लिखा। तो D को पहले लिखने का रीजन यही है कि ये जो ऑर्बिटल है वो एक शेल पहले का ऑर्बिटल है D। और D को हमने क्यों पार्टिसिपेशन में लिया ये भी आपको समझ में आया, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन थे और यहाँ पे एक जगह खाली थी, यानी 2 इलेक्ट्रॉनों की जगह थी टोटल। तो जो आपका Cn था उसने इलेक्ट्रॉनों का पेयरिंग करवा दिया, इलेक्ट्रॉनों को उसने यहाँ से शिफ्ट करवा दिया और D को उसने खाली करवा लिया। अब एक D, ये D आपका कहाँ से आ रहा है, 3D वाला एक D, फिर इसके बाद में 4s वाला एक S और P के 2, क्योंकि यहाँ पे हमें टोटल 4 बॉन्ड बनाने हैं और 4 हमें ऑर्बिटल्स चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पे बॉन्डिंग हो जाएगी और इनके बीच में जो एंगल रहेगा वो कितने डिग्री का रहेगा, 90 डिग्री का रहेगा। तो आपको यहाँ से DsP2 हाइब्रिडाइजेशन भी समझ में आया होगा। इसके बाद में जो आपका नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन आता है वो आता है आपका 5 ऑर्बिटल वाला, यानी कि जब 5 ऑर्बिटल्स के बीच में हाइब्रिडाइजेशन होगा वो, तो वो अब हो जाएगा आपका sp3d हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि 5 ऑर्बिटल्स में हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है। तो 5 ऑर्बिटल्स में हाइब्रिडाइजेशन को हम देखते हैं यहाँ पे। इसका जो एग्जाम्पल होने वाला है आपका, वो एग्जाम्पल यहाँ पे रहेगा आपका PCl5, यानी कि जो फास्फोरस होता है, फास्फोरस के आपके 5 ऑर्बिटल्स में हाइब्रिडाइजेशन होगा। ठीक है, तो इसे रफ कर लेते हैं थोड़ा सा, फिर हम समझते हैं sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन को। तो 5 ऑर्बिटल वाला हमारा हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3, और इसका एग्जाम्पल हमें PCl5 में समझना है। तो चलिए पहले इसको हम इस तरह से समझते हैं कि एक आपका S आएगा, 3 आपके P के आएंगे और एक आपका D का आएगा। तो इसे हम डायरेक्ट जस्ट एग्जांपल से ही समझते हैं। तो हम फास्फोरस का पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से लिख लेते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 एंड जो आपका 3d है, 3d में 0 इलेक्ट्रॉन, यानी कि एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो आपका जो S रहेगा, S में 2 इलेक्ट्रॉन, P जो रहेगा, P में 3 इलेक्ट्रॉन, यानी कि P ऑलरेडी हाफ फिल्ड है, और आपका D जो है वो पूरी तरह से खाली पड़ा हुआ है। मार्कर में भी इंक खत्म हो गई, आप लोग भी बोर होने लग गए होंगे, लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया है। तो D में अभी एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, फिर वही लड़ाई झगड़ा होगा और एक इलेक्ट्रॉन कूद के यहाँ आ जाएगा D में S से। ऑलमोस्ट सेम एनर्जी, एक ही शेल के हैं, इसलिए एक्साइटेशन हो रहा है। तो यहाँ से आ गया उठ के यहाँ पे। अब कितने टोटल ऑर्बिटल्स हो गए इसके पास में हाफ फील्ड, 1 2 3 4 एंड 5, और हाइब्रिडाइजेशन कैसा हो जाएगा, sp3 एंड D का एक।
ठीक है, तो इस तरह का हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d में। अब एंगल की बात करें या इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका जो स्ट्रक्चर रहने वाला है वो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से आपको नजर आएगा, जहाँ पे आपके Cl जुड़ेंगे, यहाँ पे Cl जुड़ेगा, यहाँ पे Cl जुड़ेगा और दो आपके रहेंगे, एक इक्वेटोरियल पे और एक बिलो द प्लेन नीचे Cl। एंगल की बात कर लेते हैं, तो जो एंगल रहने वाला है, जो एंगल रहने वाला है इक्वेटोरियल यानी कि अबोव द प्लेन और जो आपका ट्राइगोनल पे जो रहेगा, इनके बीच में जो एंगल रहने वाला है ये 90 डिग्री का एंगल रहेगा, प्लस जो इनके बीच में एंगल रहने वाला है ये वाला एंगल कितना रहेगा, इन जो ट्राइगोनल इस प्लेन पे जो रहेंगे उनके बीच में जो एंगल रहने वाला है 120 डिग्री रहने वाला है। और पार्टिसिपेशन की बात करें हम तो एस पी एंड डी टोटल 5 है, एस का कितना परसेंट रहेगा 20% रहेगा, पी का कितना रहेगा 60% रहेगा एंड डी का कितना रहेगा, डी का भी 20% रहेगा। तो कुछ इस तरह से इनमें पार्टिसिपेशन होगा, कुछ इस तरह से इनमें हाइब्रिडाइजेशन होगा, जिसमें आपका एक एस आएगा, 3 पी आएंगे और एक डी आएगा, और इसका एग्जांपल PCl5 ने आपने समझ लिया। और इनके बीच स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, तो स्ट्रक्चर रहेगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, और एंगल जो रहेगा उसमें जो आपका इक्वेटोरियल वाले पोजीशंस और जो आपकी बिलो द प्लेन वाली पोजीशंस रहेगी उनके बीच में जो आपस में कोण रहेगा या एंगल रहेगा वो 90 डिग्री का, और जो आपका ट्राइगोनल बन रहा है ट्राइगोनल में जो एंगल रहेगा वो 120 डिग्री का रहेगा। ट्राइगोनल में जनरली एंगल जो रहता है वो 120 डिग्री का ही रहता है, ट्राइगोनल आपने शेप पढ़ ही रखा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे दो एंगल रहेंगे, तो ये हो गया आपका sp3d हाइब्रिडाइजेशन। अब एक हाइब्रिडाइजेशन और यहाँ पे आता है 5 जिसमें ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं, और वो रहेगा आपका वही स्पेशल केस है dsp3 इस तरह का। अभी हमने जस्ट इसके पहले जो हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा उसमें हमने पढ़ा था 4 ऑर्बिटल्स वाला, जिसमें 4 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं। यहाँ पे 5 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसमें डी आपका पहले आ रहा है, उसका भी एग्जांपल हम यहाँ पे देख लेंगे, अभी उसका भी स्ट्रक्चर हम यहाँ पे देख लेंगे। इसे रफ कर लेते हैं थोड़ा सा। तो जो नेक्स्ट टाइप है हाइब्रिडाइजेशन का जिसमें 5 ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन में, वो है DsP3। तो नाम से ही आपको स्पष्ट हो गया होगा, या आपने जो लास्ट के पहले वाला जो चौथे नंबर का आपने पढ़ा था उसमें भी हमने डी को पहले लिखा था, तो डी को पहले लिखने का रीजन तो आपको पता चल गया। इसका जस्ट हम एग्जांपल लेके ही इसको समझते हैं। तो इसका जो एग्जांपल हो जाएगा वही एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमारा निकल ही लेके हम चलते हैं। मार्कर में इंक लगभग खत्म हो चुकी है, लेक्चर काफी लंबा हो गया है, आपको भी उबासी आ रही होगी, चाय की जरूरत आपको लग रही होगी। CN5। अब हमने यहाँ पे जो CN लिए हैं, लिगेंड लिए हैं, वो कितने लिए हैं, लिगेंड हमने लिए हैं यहाँ पे 5। अच्छा एक चीज और, वहां पे हमने -2 लिखा था, वहां पे हमने -2 लिखा था, और यहाँ पे हमने -3 लिखा है। ये -3 हम क्यों लिख रहे हैं या -2 हमने क्यों लिख रहे हैं, तो देखो इसका पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि जो हमारा Ni था निकल जो था वो +2 स्टेट में था, एक निकल +2 स्टेट में था, वहां पे भी +2 स्टेट में था, यहाँ पे भी +2 स्टेट में रहेगा। और एक जो आपका CN होता है, एक CN माइनस रहता है, 1 माइनस रहता है एक CN, तो एक CN के ऊपर एक माइनस, वहां पे आपने 4 CN जोड़े थे यानी कि 4 माइनस जा रहे थे वहां पे, तो जो आपका +2 था, +2 से आपका 4 जो माइनस वो कैंसल हो जाता है और -2 बच जाता है, इसलिए वहां पे हम जो लिख रहे थे वहां पे हम -2 लिख रहे थे। अब यहाँ पे 5 है तो 5 में से 2 तो बैलेंस कर देगा आपका Ni+2, और आपके 3 बच जाएंगे -3, इसलिए हम इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के ऊपर -3 -2 लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये तो बहुत बेसिक चीज थी, आपको बताना जरूरी लगा तो बता दिया, दिमाग में भी आ गया था। तो चलिए इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, वही हम निकल का लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d8 एंड 4p0। वही 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे यानी कि s जो हो जाएगा 0 हो जाएगा आपका, s में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। d जो है आपका, d में 8 इलेक्ट्रॉन है, वापस से आपका CN यानी कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आया। 3d वाला जो ऑर्बिटल है उसमें ये क्या करवा देगा, पैरिंग करवा देगा और एक d खाली करवा लेगा, और d खाली होने से आपका जो d रहेगा वो फर्स्ट क्यों लिखा, क्योंकि ये 3d है इसलिए इसे d को फर्स्ट लिखा, इसके बाद में s और इसके बाद में आपका आ जाएगा p।
पी के अब 3 हम पार्टिसिपेशन करने हैं क्योंकि हमें 5 जोड़ने हैं। देखो यहाँ पे ये पी, इसके बाद में जो आपका डी है नीचे बना देते हैं, इस डी को हम 8 इलेक्ट्रॉन थे, लिगेंड ने अप्रोच किया और इसने क्या करवा दिया, स्ट्रॉन्ग लिगेंड ने आपकी पेयरिंग करवा दी, इस इलेक्ट्रॉन की एक डी आपका खाली हो गया। अब टोटल कितने आपके CN आ रहे हैं, टोटल आपके 5 CN आ रहे हैं। एक जो CN रहता है एक लोन पेयर डोनेट करेगा इसको या एक लोन पेयर की शेयरिंग करेगा, तो अब टोटल आपके पास में 5 ऑर्बिटल खाली है, तो एक CN से एक आपका लोन पेयर आ रहा है, तो इस तरह से ये पांचों फिल हो जाएंगे 5 से और आपका बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। और इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से रहेगा, इसका स्ट्रक्चर भी आप देख लीजिए। ये सेंट्रल एटम रहेगा, एक CN इधर से अप्रोच करेगा इससे, एक CN इधर से अप्रोच करेगा, एक CN इधर से अप्रोच करेगा और एक CN इधर से अप्रोच करेगा, यानी कि कुछ स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का बनेगा। और एक जो CN रहेगा वो ऊपर से अप्रोच यहाँ से करेगा, तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखेगा आपको DsP3 के अंदर। ठीक है, इसके बाद में जो नेक्स्ट आपका हाइब्रिडाइजेशन का टाइप आता है, ये हमने 5 का देखा। अब हम देखते हैं 6 वाला, यानी कि 6 ऑर्बिटल जिसमें पार्टिसिपेट करेंगे, तो वो आपका हो जाएगा sp3d2 टाइप 7वें नंबर पर पहुंच गए हम, sp3d2, यानी कि अब जो पार्टिसिपेशन हो रहा है वो 6 ऑर्बिटल्स का हो रहा है, 6 ऑर्बिटल्स का। इसका एग्जांपल से हम डायरेक्ट इसको समझते हैं। लगभग आपको हाइब्रिडाइजेशन समझ में आने लग गया होगा कि हाइब्रिडाइजेशन किस तरह से हो रहा है। तो ऑर्बिटल्स क्या कर रहे हैं, ये ऑर्बिटल्स आपस में मर्ज करेंगे और ये जो सारे ऑर्बिटल्स है, इन ऑर्बिटल्स ने ये ऑर्बिटल सारे कैसे बनाएंगे, dsp3, ये भी रहेगा dsp3, ये वाला भी dsp3, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद में जो कैरेक्टरिस्टिक्स रहती है ऑर्बिटल्स की वो सेम हो जाएगी, सेम चलने लग जाएगी। तो अब आपका आता है sp3d2 और इसका एग्जांपल जो होता है आपका होता है SF6, यानी कि जो सल्फर होता है, सल्फर आपका 6 फ्लोरीन के साथ में बॉन्डिंग कर रहा है। तो सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिख लेते हैं। जल्दी जल्दी आप इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि अब आप भी बोर होने लग गए होंगे, लेक्चर काफ़ी लेंदी हो गया है। ठीक है, ये चीज़ें मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, 3 बार बोल दी कि लेक्चर लेंदी हो गया। मैं आप बोर नहीं हो रहे होंगे तो बोर कर रहा हूँ। चलो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। 2p6 3s2 एंड 3p, 6 इलेक्ट्रॉन हैं तो 3p4। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस हो गया। इसके बाद में वही चीज़ आएगी, 3s में 2 इलेक्ट्रॉन, 3p में 4 इलेक्ट्रॉन एंड 3d पूरी तरह से खाली पड़ा हुआ है, 3d पूरी तरह से खाली पड़ा हुआ है। ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ उठ के आएगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठ के आएगा, यानी कि s में 1 इलेक्ट्रॉन, p में 3 इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन एंड d में अब 2 इलेक्ट्रॉन्स आपके आ गए पूरी तरह से जो खाली था उसमें। ठीक है, अब ये आपस में मर्ज करेंगे, ये आपस में मर्ज करेंगे और sp3d2 हाइब्रिडाइजेशंस बना लेंगे, ऑर्बिटल्स बना लेंगे और 6 फ्लोरीन इन पे अप्रोच करेंगे और इस तरह के हाइब्रिडाइजेशंस को हम बोलते हैं sp3d2 और इसका एग्जांपल क्या है, SF6। अभी ये जो एग्जांपल हैं, ये जो इनके स्ट्रक्चर है, इनकी जियोमेट्री क्या होने वाली है, इसका जो पेज है उसका मैं आपको एक लिस्ट है, उसका मैं आपको फोटो वीडियो के लास्ट में लगा दूंगा, तो वहाँ से आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आपके पास तो बुक होंगी ही सही, आप तो समझदार बच्चे हैं। ठीक है, इसके बाद में जो अगला हाइब्रिडाइजेशन आपका आता है, हाइब्रिडाइजेशन नंबर 8 पे आपका आता है sp3d3, यानी कि अब जो हाइब्रिडाइजेशन होगा उसमें 3 d के पार्टिसिपेट करेंगे, 3 p के एंड 1 s का। चलिए उसका भी एग्जांपल हम देख लेते हैं और उसका एग्जांपल होता है IF7 यानी कि जो आयोडीन है उसके 7 ऑर्बिटल्स में हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो कौन कौन से ऑर्बिटल्स में हाइब्रिडाइजेशन होगा, तो हम बात कर रहे थे यहाँ पे sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन की। हमारा कैमरे का बैटरी डाउन हो गया था और लेक्चर बंद हो गया था, कैमरा बंद हो गया था, उसकी वजह से लेक्चर ये कट हो गया था। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पे sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन की और उसमें हमने एग्जाम्पल की यहाँ पे बात करी थी
कौन से एग्जाम्पल की हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं, तो हम यहाँ पे बात करेंगे IF7 की, यानी कि जो आयोडीन होता है, आयोडीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। अब आयोडीन का पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो नहीं लिखते हम, लास्ट का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखते हैं। 5s में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 5p में जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 5p में टोटल 5 इलेक्ट्रॉन रहते हैं और इसका जो 5d रहता है पूरी तरह से खाली रहता है। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है आयोडीन का। अब आयोडीन का ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, यानी कि यहाँ से देखो इलेक्ट्रॉन्स की कहाँ पे शिफ्टिंग होगी, इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होगी। s में आपके s में 2 इलेक्ट्रॉन, s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, p जो ऑर्बिटल है p में टोटल 5 इलेक्ट्रॉन, p में टोटल 5 इलेक्ट्रॉन बना लेते हैं और d इसका पूरा खाली पड़ा हुआ है। d जो है आपके आयोडीन का पूरी तरह से खाली पड़ा हुआ है। तो यहाँ से वही इलेक्ट्रॉनों की वापस से शिफ्टिंग होगी, यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक यहाँ उठ के आएगा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा और एक यहाँ से एक्साइटेशन होगा इलेक्ट्रॉन का। तो ये एक्साइटेशन के इलेक्ट्रॉन यहाँ से ये यहाँ आ गया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ गया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ गया। और अब ये ऑर्बिटल कुछ ऐसे ऐसे दिखेंगे, ऐसे दिखेंगे, ऐसे दिखेंगे और ऐसे दिखेंगे। अब टोटल हाफ फिल्ड ऑर्बिटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि टोटल हाफ फिल्ड ऑर्बिटल कितने हो गए, हाफ फील्ड टोटल 7 ऑर्बिटल हो गए। टोटल ये 7 ऑर्बिटल्स अब क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन करेंगे और इनके हाइब्रिडाइजेशन से 7 ऑर्बिटल बनेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल, और वो 7 हाइब्रिड ऑर्बिटल रहेंगे sp3d3 के। और ये हाइब्रिड ऑर्बिटल किसके रहेंगे, आयोडीन एटम के, आयोडीन के। और ये 7 ऑर्बिटल अब फ्लोरीन से बॉन्डिंग करेंगे, फ्लोरीन आएगा यहाँ पे इन 7 पोजीशंस पे या इन 7 ऑर्बिटल्स पे ओवरलैप करेगा और बॉन्डिंग हो जाएगी। और इसमें जो स्ट्रक्चर बनेगा, वो पेंटागोनल बाइपिरामिडल रहेगा। कैसा रहेगा, पेंटागोनल बाइपिरामिडल, यानी कि कुछ एक पेंटागोनल स्ट्रक्चर बनेगा, कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा और एक इसमें ऊपर यहाँ पे बाइपिरामिडल रहेगा। और इनके बीच में जो एंगल रहेगा, इनके बीच में जो एंगल रहेगा वो पेंटागोनल में रहेगा 72 डिग्री का, और जो पेंटागोनल का जो बना हुआ पेंटागोनल स्ट्रक्चर है उसके और आपका जो पिरामिड बना हुआ है उसमें जो स्ट्रक्चर रहेगा वो 90 डिग्री का रहेगा। तो स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, इसका स्ट्रक्चर रहेगा पेंटागोनल बाइपिरामिडल, और 2 तरह के एंगल रहेंगे। जो पेंटागोनल की आपस की जो एजेस रहेंगे उनमें जो एंगल रहेगा वो 72 डिग्री का, और जो ये पिरामिडल बना है, पिरामिडल जो ऊपर एक आपका फ्लोरीन जुड़ा है और एक नीचे जो फ्लोरीन जुड़ा, उसका जो पेंटागोनल की जो एजेस रहेगी उनके साथ में 90 डिग्री का एंगल रहने वाला है। तो ये था हाइब्रिडाइजेशन नंबर 8 हमारा। तो हमने 8 टाइप के हाइब्रिडाइजेशन पढ़े। नंबर फर्स्ट पे हमने sp पढ़ा, फिर sp2 पढ़ा, फिर sp3 पढ़ा, फिर हमने dsp2 पढ़ा, उसके बाद में हमने sp3d पढ़ा, उसके बाद में हमने dsp3 पढ़ा, फिर हमने sp3d2 पढ़ा और हमने लास्ट में sp3d3 पढ़ा। यानी कि टोटल हमने 8 टाइप के हाइब्रिडाइजेशंस पढ़े, और इन 8 टाइप के हाइब्रिडाइजेशन में हमने अलग अलग स्ट्रक्चर देखे और हमने अलग अलग एंगल्स देखे, और हमने देखा कि कौन से टाइप के हाइब्रिडाइजेशंस में कितने ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हैं और कितने नए ऑर्बिटल्स फॉर्म होते हैं। क्योंकि नए ऑर्बिटल्स यानी कि हाइब्रिड ऑर्बिटल तो इतने ही फॉर्म होंगे जितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे 7 ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो 7 ऑर्बिटल जो बनेंगे वो 7 ऑर्बिटल कैसे रहेंगे, sp3d3, 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 ये 7 ऑर्बिटल इस तरह से हो जाएंगे। यानी कि 7 ऑर्बिटल्स को अब हम अलग अलग ना बनाते हुए कुछ इस तरह से बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 हो गए 7। ये 7 ऑर्बिटल और ये 7 कैसे रहेंगे, sp3d3। तो ये था हमारा हाइब्रिडाइजेशन। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने क्या क्या देखा, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने हाइब्रिडाइजेशन देखा कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है कि जब एटम्स, 2 एटम्स बॉन्डिंग कर रहे हैं उसके पहले हाइब्रिडाइजेशन होता है। और हाइब्रिडाइजेशन पूरी तरह से एक हाइपोथेटिकल प्रक्रिया होती है, ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन बॉन्डिंग को समझने के लिए हाइब्रिडाइजेशन समझना जरूरी है, ये चीज़ हम आपको बता चुके हैं।
उसके बाद में हमने देखा कि हाइब्रिडाइजेशन के लिए कुछ रूल्स होते हैं, उन रूल की हमने बात करी और टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन हमने देखा। और टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन कहाँ से आया है, ये तो जितने भी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन में वहां से आता है टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन के कितने टाइप के हाइब्रिडाइजेशन हो सकते हैं। तो डिफरेंट टाइप के हमने हाइब्रिडाइजेशन देखे, उनमें हमने एंगल्स देखे, उनमें हमने स्ट्रक्चर्स देखे और हमने देखा कि हाइब्रिडाइजेशंस में जो ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो ऑर्बिटल्स किस तरह से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, किस तरह के उनमें स्ट्रक्चर्स उनके डोमिनेंट करेंगे। हालांकि हमने ये sp3 तक ही देखा है, sp3 के बाद जितने भी ऑर्बिटल आए उसके हमने स्ट्रक्चर नहीं देखे, क्योंकि इनके जो स्ट्रक्चर बनते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के स्ट्रक्चर वो काफी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, यहाँ पे बनाना थोड़ा पॉसिबल नहीं होता। तो आप बुक में से भी देख सकते हो कि बुक में उसने किस तरह से बनाया गया है और एग्जाम में उन्हें आप बना सकते हो। तो ये आज का हमारा वीडियो लेक्चर था जिसमें हमने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा और लेक्चर भी हमारा काफी लेंदी हो गया क्योंकि एक ही लेक्चर में हमने कंप्लीट हाइब्रिडाइजेशन को कवर किया, जिसमें हमने हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है ये भी समझा, उसके बाद में हमने हाइब्रिडाइजेशन के रूल समझे, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन समझा कि टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है और टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में भी हमने सारे हाइब्रिडाइजेशन को समझा। तो इस लेक्चर में हमने कंप्लीट हाइब्रिडाइजेशन की बात करी कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है और हमने देखा कि किस तरह से जब कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है तो उसके पहले जब कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हो रहा होता है दो एटम्स के बीच में उसके जस्ट पहले हाइब्रिडाइजेशन होता है और हाइब्रिडाइजेशन सिंगल एक ही एटम के अंदर होता है, यानी कि दो अगर एटम्स के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है तो जो हाइब्रिडाइजेशन है वो इस एटम के अंदर भी होगा और इस एटम के अंदर भी होगा, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन में जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं ऑर्बिटल वो एक ही एटम के अंदर रहेंगे या एक ही एटम के होंगे। ये हमने सारे हाइब्रिडाइजेशन के रूल्स वगैरह में बात कर ली और हमने ये 8 तरह के हाइब्रिडाइजेशन टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन की बात कर ली। तो इस लेक्चर को हम यहीं पे फिनिश करेंगे। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो या इस लेक्चर से आपको हेल्प मिली हो और आप चाहते हो कि इस लेक्चर से मेरे फ्रेंड का भी भला हो सकता है या आपके फ्रेंड को भी हाइब्रिडाइजेशन पढ़ने की ज़रूरत अगर आपको महसूस होती हो, क्योंकि दोस्तों का भी कभी कभी भला कर देना चाहिए। हालांकि ये बात अलग है कि आपके दोस्त पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे, लेकिन आपका फर्ज इतना सा है कि इस लिंक को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर देना, इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर देना। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा हो तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका कि आपने हमारा ये वीडियो देखा, क्योंकि इससे हमें भी थोड़ा तो कुछ फायदा मिलेगा। यूट्यूब अगर हमारा फायदा कर दे और आपका फायदा तो हो ही गया होगा, आपको हाइब्रिडाइजेशन अगर समझ में आ गया होगा तो चलिए लेक्चर को यहीं पे फिनिश करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 10 में, जो कि हमारा केमिकल बॉन्डिंग का होने वाला है। और उसमें हम पढ़ेंगे कि आयोनिक कैरेक्टर्स की बात करेंगे कि कोवेलेंट जो बॉन्ड होते हैं उनमें आयोनिक कैरेक्टर किस तरह से आते हैं, यानी कि कुल मिला के हम पोलर मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि हमारा होगा लेक्चर नंबर 10। तो चलिए लेक्चर को यहीं पे फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।